हेलो स्टूडेंट्स। तो अब आपका बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेकर कि सर इन पे आप वीडियो बनाएं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ आपको क्विक रिवीजन की फॉर्म में कुछ जल्दी जल्दी कुछ वीडियोस दे दूं। तो आज मेरा पहला वीडियो क्विक रिवीजन के लिए जो आपका है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो यहां पर अब क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखो बेटा, पॉलन मदर सेल, ठीक है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये कैसी होती है, 2n से क्या बनना, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद करो, मैंने वापस कहा, वापस रिपीट कर देता हूं मैं। व्हाट इज दिस? प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आपसे वो क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर ये कहां होता है ना, ध्यान है। तो देखो, आपको अगर ये डायग्राम याद आ रहा हो तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इस डायग्राम के बारे में, देन विल गो इन द डिटेल। याद करो बेटा, ये क्या था, व्हाट इज इट, तो बता सकता है व्हाट इज इट? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है ये। ओके, तो मैच्योर एंथर के स्ट्रक्चर की डिटेल के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैच्योर एंथर की डिटेल के बारे में मेरे से कोई पूछे कि भाई सर ये कैसे क्या है, तो देखो बेटा, ये मैच्योर एंथर का एक ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मैच्योर एंथर, मैच्योर यंग एंथर, है ना। और मैच्योर यंग एंथर का डायग्राम अगर आप देखो तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखते हो, जो हम स्टेमन के बारे में बात करते हैं, अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं स्टेमन इज व्हाट, स्टेमन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, जिसमें बाइथिकस कंडीशन होती है, दो एंथर लोब होते हैं, है ना। ये देखो, ये दो एंथर लोब, बाइथिकस कंडीशन, और हर एंथर लोब के अंदर जो है वहां पर दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। इस तरह से टोटल एक पॉलन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का नंबर कितना होता है, 4। और हम कहते हैं ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। कैसी कंडीशन? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। तो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। हालांकि मालवाइसी में अगर आप देखोगे तो बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन है, क्योंकि वहां मोनोथिकस कंडीशन है ना, इसलिए वहां एक्सेप्शनली आपको बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन दिखाई देगी मालवेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर, जैसे लेडी फिंगर में। बट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अगर आप देखें तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। अब अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हो तो इस ट्रांसफर सेक्शन में ये देखो, ये मैग्नीफाइड व्यू अगर आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर, तो दिस इज वेरी क्लियर कि एक मैच्योर एंथर के चारों ओर कुछ लेयर्स होती हैं। इनके फंक्शंस में अगर बात करूं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो सबसे बाहरी लेयर जो है देखो वो क्या है, एपिडर्मिस, जो कि एंथर की आउटरमोस्ट लेयर है, एपिडर्मिस। और ये एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर्ड, ये एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर्ड है, ध्यान देना, ये कैसी है, सिंगल लेयर्ड है और प्रोटेक्टिव लेयर है। दिस इज द सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है इसमें मैच्योर एंथर की। उसके बाद अगली जो लेयर है दैट इज व्हाट, दिस इज एंडोथीसियम। किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटरमोस्ट लेयर, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसकी आउटरमोस्ट लेयर कौन सी है, एक्चुअली एंडोथीसियम है, ठीक है। और किसी एंथर पे बाहर से अंदर की तरफ अगर कहें तो ये सेकंड लेयर हो गई एंडोथीसियम। और ये एंडोथीसियम जो है ये भी सिंगल लेयर्ड होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। सिंगल लेयर्ड एंड हाइग्रोस्कोपिक से मतलब यहाँ पर क्या है, सिंगल लेयर्ड एंड हाइग्रोस्कोपिक से मतलब है कि जब मैच्योर एंथर मैच्योर होता है उसके बाद जब वो बस्ट होता है, तो बस्ट होने के लिए
एक जो फ्रॉम द इनसाइड एक फोर्स लगना चाहिए, एक जो कि उसको बस्ट करने में हेल्प करे और पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करे। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण क्या करेंगे ये, दे विल एब्सॉर्ब द वाटर, स्वॉलन अप एंड देन बस्ट। तो एंडोथीसियम यहाँ पर इसमें काम आ रही है। एंड देन उसके बाद थर्ड लेयर जो यहाँ पर है, दैट इज द मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर जो है, दिस इज 1 to 3 इन थिकनेस, 1 to 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है मिडिल लेयर। एक लेयर हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 लेयर तक हो सकती है। और ये स्पोरोजेनस टिश्यूज के डेवलपमेंट के दौरान काम में आती है, जब स्पोरोजेनस टिश्यूज का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, एंड देन लास्ट इनरमोस्ट लेयर जो है यहाँ पर, दैट इज द टेपिटम। और ये टेपिटम जो लेयर है, ये इनरमोस्ट लेयर ऑफ पोलन, इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, जिसमें 2 तरह की सेल्स हो सकती है यहाँ पर। एक होती है अमीबॉइडल सेल्स, ठीक है, अमीबॉइडल सेल्स, और अमीबॉइडल सेल जिनको हम क्या भी बोलते हैं, इन्वेजिव सेल्स भी बोलते हैं, इन्वेजिव सेल्स। ये इन्वेजिव सेल्स होती है, अमीबॉइडल सेल्स या इन्वेजिव सेल्स, जो अपनी जगह से मूव करके अंदर आएंगी और स्पोरोजेनस टिश्यूज में आकर डिसइंटीग्रेट होकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे स्पोरोजेनस टिश्यूज को। जब ये स्पोरोजेनस टिश्यू में प्रेजेंट पोलन मदर सेल्स या स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बना रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरे तरह की सेल जो होती है वो होती है सिक्रेटरी सेल्स। और वो सिक्रेटरी जो सेल्स होती है बेटा, वो सिक्रेटरी सेल्स क्या होती है, नॉन इन्वेजिव टाइप की सेल्स होती है। ये नॉन इन्वेजिव सेल्स है। ठीक है, मानी ये अपनी जगह नहीं छोड़ती, अपनी जगह से मूव करके अंदर यहाँ स्पोरोजेनस टिश्यूज में अंदर नहीं आएंगी, ये यहीं रहेंगी और यहाँ से सिर्फ न्यूट्रिटिव मटेरियल का सिक्रेशन करती है। इस तरह से अगर मैं कहूं तो टेपिटम की दोनों ही सेल्स, चाहे वो अमीबॉइडल हो चाहे सिक्रेटरी हो, एक्चुअली वो क्या कर रही है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रही है एट द टाइम ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? हमने बात की भाई कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सर ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या, तो समझो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या हो रहा है बेटा, मैंने अभी अभी जैसे कहा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर का बनना या पोलन का बनना, है ना, मियोसिस के थ्रू। अब ध्यान दो, अगर आपने देखा हो, मैंने अभी क्या लिखा था, मैंने कहा था कि कोई भी पोलन मदर सेल, कोई भी पोलन मदर सेल, ये एक पोलन मदर सेल है बेटा, दिस इज पोलन मदर सेल, या इसको मैं क्या भी कह दूं, इसको मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसी सेल है ये, डिप्लॉइड सेल है। कैसी सेल है, डिप्लॉइड सेल है। दिस डिप्लॉइड सेल अंडरगो द मियोटिक डिवीजन। और हमको पता है मियोसिस जब होता है तो 2 मियोसिस डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और मियोसिस डिवीजन के थ्रू ये क्या होता है, इट अंडरगो द डिवीजन, फॉर्म्स द 2 माइक्रोस्पोर्स एंड देन मियोसिस 2 होगा। और इस तरह से मियोसिस 2 के थ्रू क्या होगा, यहां पर 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। 4 माइक्रोस्पोर्स, ये देखो, ये एक माइक्रोस्पोर ये रहा, दूसरा माइक्रोस्पोर ये रहा, तीसरा माइक्रोस्पोर ये रहा, चौथा माइक्रोस्पोर इसके पीछे है। तो इस तरह से 4 माइक्रोस्पोर्स बने। ये मैंने जो दिखाया है, ये कैसा अरेंजमेंट दिखाया है माइक्रोस्पोर का, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखाया है बेटा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर। ठीक है, इस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये माइक्रोस्पोर्स का बनना, यही प्रोसेस यहां से यहां तक का ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक्चुअली माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्वेश्चन आया, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से कैसी है भैया, 2n। और यहां पर जो माइक्रोस्पोर बने उनकी प्लॉइडी क्या होगी, माइक्रोस्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी, माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। एन माइक्रोस्पोर जिनको हम क्या भी कह रहे हैं, दीज आर द पोटेंशियल पोलन। ये अभी शुरुआत में ये क्या है, दे ऑल आर अटैच विद ईच अदर, ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच हैं। कैसे हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में अटैच हो सकते हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट जो पोलन इनका माइक्रोस्पोर्स का होता है वो टेट्राहेड्रल या लीनियर फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे एक ये, दूसरा ये, तीसरा माइक्रोस्पोर ये, चौथा माइक्रोस्पोर ये, इस तरह से दिस इज द लीनियर अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट में भी हो सकते हैं, या टी शेप्ड अरेंजमेंट में पोलन ग्रेन्स ये माइक्रोस्पोर जो है अरेंज हो सकते हैं, जैसे ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर देखो बेटा, दिस इज द टी शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसा हो जाए। या डेक्यूसेट अरेंजमेंट,
दो माइक्रोस्पोर जो है इस तरह से और दो माइक्रोस्पोर जो है इस तरह से अरेंज हो जाए तो डेक्यूसेट। तो डिफरेंट काइंड के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट इज दिस टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ द अरेंजमेंट। इस तरह से इन माइक्रोस्पोर के बनने तक का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। जब ये अभी ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां हुआ आपसे अगर पूछे तो ध्यान देना, ये हो रहा है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है, तो साइट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, और अभी एंथर बस्ट नहीं हुआ है। अब इसके आगे का डेवलपमेंट यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलन ग्रेन है ना। तो अपन आगे पॉलन ग्रेन के बारे में बात करते हैं। देखो डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है, हम उसके बारे में बात करें कैसे क्या हो रहा है। तो देखो बेटा, पॉलन ग्रेन क्या होता है अगर आपसे पूछे तो हम कहते हैं पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट, pollen grain is the first stage of the male gametophyte, first stage of the male gametophyte, this is the first stage of the male gametophyte। ध्यान देना, first stage of the male gametophyte जो कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर। आप देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको तो किसी भी माइक्रो पोलन ग्रेन को अगर अंडर द माइक्रोस्कोप आप देखोगे तो इस तरह से टू लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये एक इसकी इनर लेयर हो गई बेटा, और ये मैं इसकी दूसरी आउटर लेयर बना रहा हूं, ये दिस इज द आउटर लेयर। ठीक है। अब देखो, ये आउटर लेयर जो है दिस इज कॉल्ड एक्साइन, ये एक्साइन कहलाती है। एक्साइन इज डिसकंटिन्यूअस लेयर, दिस इज डिसकंटिन्यूअस लेयर। ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। कुछ जगह पे एक्साइन एब्सेंट होती है, जैसे देखो यहाँ पर ये एब्सेंट है, यहाँ पर एक्साइन, और जहां पर भी एक्साइन एब्सेंट होती है वहां पर क्या बनते हैं, जर्म पोर बनते हैं। नॉर्मली अगर आप देखो तो जैसे मैंने इस वाले डायग्राम में 3 जगह पे एक्साइन एब्सेंट दिखाई, यानी जर्म पोर का नंबर कितना, 3। तो जर्म पोर का नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मोनोकॉल्पेट, बाइकॉल्पेट या ट्राइकॉल्पेट काइंड ऑफ द कंडीशन हो सकती है। अगर जब जर्म पोर का नंबर 1 हो मोनोकॉल्पेट पोलन ग्रेन कहलाता है, जब जर्म पोर का नंबर 2 हो बाइकॉल्पेट कंडीशन कहलाती है, जब जर्म पोर का नंबर 3 हो तो ट्राइकॉल्पेट कंडीशन कहलाती है। अब क्वेश्चन आया सर ये जर्म पोर क्यों होते हैं, इन जगहों पर ये एक्साइन क्यों एब्सेंट होती है। तो केमिकल नेचर समझो एक्साइन का। एक्साइन पर यहां पर नीट के लिए और बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्साइन जो है वो केमिकली बनी हुई है एक सब्सटेंस से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम बोला मैंने, स्पोरोपोलेनिन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है एक्साइन। क्यों खास है स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई ये लेयर, स्पोरोपोलेनिन क्या है, दिस इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस नॉन यट, जो किसी भी टेम्परेचर पे डिसइंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, किसी भी पीएच पे इसको डिसॉल्व या डिसइंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। किसी भी एंजाइम से अभी तक हमको ऐसा नहीं एंजाइम कोई पता जिससे इसको डाइजेस्ट किया जा सके, और इसलिए ये स्पोरोपोलेनिन जो है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंटेंट कहलाता है, जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटिनॉइड्स के फॉर्म के कारण बनता है यहाँ पर। तो स्पोरोपोलेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम बनाता है, और इस कारण से डिसकंटिन्यूस होती है, क्योंकि अगर स्पोरोपोलेनिन को कोई अगर क्या नहीं कर सकता, कोई एंजाइम डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो फिर पोलन ट्यूब कैसे बनती है अगर ये चारों तरफ क्या होती, कंटिन्यूस ही होती, तो समझे क्यों, क्योंकि इसकी अंदर वाली जो लेयर है, ये सेकंड लेयर, दिस इज व्हाट, इंटाइन, इस लेयर का नाम है इंटाइन, और ये इंटाइन ही असल में बाद में पोलन ट्यूब बनाती है। ये इंटाइन से ही, ये देखो ऐसे ही पोलन ट्यूब बनती है बेटा यहाँ से। तो इंटाइन इज द स्ट्रक्चर जो पोलन ट्यूब बनाता है। तो अगर एक्साइन कंटिन्यूस होती तो इंटाइन पोलन ट्यूब बनाने का काम ही नहीं कर पाती, जर्मिनेशन ही नहीं कर पाती पोलन ग्रेन का। क्वेश्चन है सर इंटाइन का केमिकल नेचर क्या है, तो हम कहते हैं भाई इंटाइन इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टीन। किससे बनी हुई है ये, सेलुलोज एंड पैक्टीन से बनी हुई है, और ये कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, दिस इज कॉन्टिन्यूस लेयर नंबर। ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा
ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और यूनिन्यूक्लिएटेड है, यानी माइक्रोस्कोपिक है, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ऐसे होता है ये पोलन ग्रेन यहाँ पर, और इन दिस वे। अभी इनिशियल कंडीशन ये होती है, ठीक है। नाउ अब बात करें हम अगली, तो जब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट चल रहा होता, अब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जब हो रहा है तो अब क्या हो रहा है, ध्यान देने की बात है, ये जो सिंगल सेल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन है, सिंगल सेल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन जो है, इसके अंदर डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म इसका जो है डिवाइड होता है अनइक्वली, और न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और दो सेल्स बनती हैं यहाँ पर, एक छोटी सेल बनती है लेंटिकुलर शेप की, और एक बड़ी सेल बनती है। ओके, ये जो छोटी सेल है लेंटिकुलर टाइप की जो सेल दिखा रहा हूं मैं, देखो ये वाली, दिस इज लेंटिकुलर टाइप ऑफ द सेल, इस सेल का नाम है यहां पर बेटा जनरेटिव सेल, दिस इज जनरेटिव सेल, ठीक है। ये लेंटिकुलर शेप की होती है जनरेटिव सेल, लेंटिकुलर शेप की, और इसके अंदर प्रेजेंट ये न्यूक्लियस क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये सेल जो है, ये सेल, ये दूसरी बड़ी वाली जो सेल है इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, और इस बड़ी वाली सेल का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्यूब सेल, या वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं इसको, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट करती रहती है, और इसका न्यूक्लियस जो है दिस इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। क्यों कह रहे हैं, असल में ये ट्यूब सेल क्यों कहला रही है, क्योंकि जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और पोलन ट्यूब बनेगी, वो पोलन ट्यूब बनाने का काम असल में ये वाले सेल करेगी, ये पोलन सेल, पोलन ट्यूब को बनाने का काम ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल करती है, और इसलिए इसका न्यूक्लियस जो है ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। तो देखो अब यहाँ पर ये कितनी सेल स्टेज हो गई, 2 सेल स्टेज हो गई पोलन ग्रेन की, 2 सेल। Now in the 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म में ध्यान रखना, 60% एंजियोस्पर्म में जब ये पोलन ग्रेन 2 सेल्ड हो जाता है, उस समय अब एंथर क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, एंथर बस्ट हो जाता है, ठीक है। और पोलन ग्रेन यहां से डिस्पर्स हो जाते हैं और पोलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट पहुंच जाते हैं, यानी इसके आगे का डेवलपमेंट इन 60% एंजियोस्पर्म में कहां होगा, ऑन द स्टिग्मा होगा। लेकिन अभी भी 40% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं, 40% एंजियोस्पर्म अभी भी ऐसे हैं जिनके अंदर फर्दर डेवलपमेंट अभी भी कहां हो रहा है, अभी भी इनसाइड द एंथर ही होते हैं, अभी भी एंथर के अंदर ही। क्यों, क्योंकि अभी एंथर क्या नहीं हुआ, बस नहीं हुआ, यानी इसके आगे का डेवलपमेंट अंदर ही हो रहा है। तो इसके आगे का डेवलपमेंट चाहे इन 60% में चाहे इन 40% में मैं बोलूं, आगे वाला डेवलपमेंट क्या है, आगे वाला डेवलपमेंट ये है कि नाउ ये जो जनरेटिव सेल है ना बेटा, ये जनरेटिव सेल डिवाइड होती है, एंड दिस जनरेटिव सेल डिवाइड, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और न्यूक्लियस डिवाइड होके और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट बना लेता है। ये देखो ये इस तरह से ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब सेल इंटैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये वो ऐसी कैसी है। लेकिन ये जनरेटिव सेल देखो, जो जनरेटिव सेल है और जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हुआ, और इस तरह से ये डिवाइड होके क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, मेल गैमेट, कितने, 2 मेल गैमेट। और ये क्या है, दिस इज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब ध्यान देना, क्लास 11th में वैसे मैं हमेशा बताता हूं, फिर वापस मैं बता दूं, गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, कभी भी गैमेटोफाइट किसी प्लांट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो स्टेज होती है हु कैरी द गैमेट। तो देखो यहाँ ये मेल गैमेटोफाइट क्यों कहलाया, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। इन 60% एंजियोस्पर्म में ये वाला डेवलपमेंट मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का बनना कहां होता है, ऑन द स्टिग्मा होता है, ऑन द स्टिग्मा, ठीक में। लेकिन इन 40% एंजियोस्पर्म में जिनमें अभी एंथर बस नहीं हुआ, उसमें ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहां बना, इन द एंथर बना, इन द एंथर ही बन रहा है अभी भी, ध्यान रखना।
और उसके बाद यहाँ पर इनमें ये एंथर क्या होता है, बस्ट होता है और फिर फर्दर डेवलपमेंट आगे होता है। तो दिस इज द कंप्लीट टॉक अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा टॉपिक सून आई विल शेयर विद यू। ओके बाय। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तैयारी करो अच्छे से एनसीईआरटी से। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।